Good morning students. Today we'll be doing our next poem जो कि है The Sea and the Skylark by G.M. Hopkins. G.M. Hopkins is Gerard Manley Hopkins. सबसे पहले अगर हम पोइट की बात करेंगे तो जेरार्ड मैनले हॉपकिंस ही बेसिकली बिलोंग्ड टू द विक्टोरियन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. विक्टोरियन पीरियड की क्या खासियत थी ये हम पहले जो है पढ़ चुके हैं यूलिसिस पोएम करने के टाइम पे, या डोवर बीच जो हमने करी मैथ्यू आर्नोल्ड की, यूलिसिस करी टेनिसन की. तो उसमें इन द स्टार्टिंग वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड टोटली द विक्टोरियन एरा. ठीक है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर रेफ़र करिए क्योंकि वो बार बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो विक्टोरियन एरा के अंदर जेरार्ड मैनले हॉपकिंस जो हैं ये भी तभी, इनका भी जन्म तभी हुआ था और ये उस दौरान ही अपना लेखन का कार्य कर रहे थे. नाउ ही वॉज बॉर्न इन 1844. ठीक है, ही जॉइंड रोमन कैथोलिक चर्च. इनकी खासियत क्या है जो इनको बाकी जो पोइट्स हैं उनसे अलग बनाती है कि ही जॉइंड रोमन कैथोलिक चर्च एंड ही बिकेम अ प्रीस्ट हिमसेल्फ. वो खुद क्या बने, पादरी खुद बने. He wrote poetry, but at that time writing poetry, dancing, singing, etc., that is different forms of art, were not considered very good, है ना, in the public domain and especially for a priest. So he burned all his works till 1875. He burnt all his works and he did not write anything till 1875. क्या हुआ विक्टोरियन एरा के टाइम पे एक मिडिल क्लास मोरालिटी कह लीजिए या जो रिलीजियस डॉगमास होते हैं, रिलीजियस टीचिंग्स होते हैं, उनका प्रचलन बहुत ज़्यादा था. जो पूरा ये चर्च का सिस्टम था उनका पब्लिक के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा था. तो पादरी वगैरह जो थे वो ये मानते थे, मतलब पब्लिक को ये कहते थे कि वी आर द मीडियम थ्रू विच यू कैन सी गॉड. हम माध्यम हैं जिसके द्वारा कि तुम भगवान तक पहुंच सकते हो या अपनी जो बात है वो तुम भगवान तक पहुंचा सकते हो. ठीक है, तो जो भी मतलब इतना उनके पास में बहुत ज़्यादा, फिर क्या हुआ, जो प्रीस्टली क्लास हो गई उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ गया था. तो पब्लिक जो है वो सारी बातें जो है उन लोगों की मानती थी. तो फिर वो ऐसे मतलब है ना रूल्स बनाने लग गए, इस तरह का प्रचलन फैलाने लग गए कि एक प्रीस्ट के लिए, एक पादरी के लिए, और वैसे भी ये पोइट्री करना, डांस वगैरह करना, सिंगिंग करना, ये जितने जो फॉर्म्स ऑफ आर्ट है ये सब मतलब तुच्छ चीज़ें हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है. तो क्या करना चाहिए, बस भगवान की आराधना में लगे रहो, है ना, और उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते रहो, यही सारी चीज़ें करो. तो जब ये प्रीस्ट बने तो ऑब्वियसली ही ऑल्सो गॉट इम्पैक्टेड बाई दीज थिंग्स, है ना. हॉपकिंस ऑल्सो गॉट इम्पैक्टेड बाई दीज थिंग्स. सो ही बर्नड ऑल हिज बुक्स. ही वॉज अ राइटर बेसिकली, पहले से भी ये राइटर थे, पोइट थे, ये लिखते थे. तो जब ये प्रीस्ट बन गए उसके बाद इन्होंने अफेक्ट हो करके सारी चीज़ों से अपना जो सारा लेखन का कार्य था तब तक का, उन्होंने उसको जला डाला. एंड ही डिडंट राइट एनीथिंग टिल 1875. अब आफ्टर 1875 ये एक अपना एक वर्क लिखते हैं जिसका नाम है ड्यूचलैंड, जिसके अंदर ही हैज़ इन्वेंटेड अ न्यू रिदम, स्प्रंग रिदम. ठीक है, ही डाइड इन 1888. इसके बाद ही 1888 में इनकी मृत्यु हो जाती है. इट वॉज इन 1918, 1888 में जब इनकी मृत्यु हुई तब तक इनका कोई भी वर्क पब्लिश नहीं हुआ था. किसी को ये पता ही नहीं था कि भाई ये लेखक भी हैं या ये कवि भी हैं. इन 1918 में रॉबर्ट ब्रिजेस इनके फ्रेंड थे हॉपकिंस के. रॉबर्ट ब्रिजेस, उन्होंने जो भी इनका वर्क है वो उनको मिला, उसको कंपाइल करके इनका पहला वॉल्यूम ऑफ पोइट्री जो है हॉपकिंस का वो पब्लिश किया. तो 1918 में 1918 में जाकर के लोगों को पता चला कि भाई जीएम हॉपकिंस जो थे वो लेखक भी थे इतने अच्छे, और इतना मतलब सुंदर पोएम्स भी वो लिखते थे. ठीक है, तो दिस वाज द बैकग्राउंड अबाउट द पोइट. अब जो हमारी आज की पोएम है द सी एंड द स्काईलार्क, इसकी क्या खासियत है, इन्होंने जो एक तो रहेगा कि भाई ये जो भी पोएम्स लिखेंगे उसमें क्रिश्चियनिटी का टच आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्रीस्ट है. तो बहुत मेजर हिस्सा जो है पोएम का वो इम्पैक्ट होगा किससे, बाइबल से, क्रिश्चियनिटी से, वो सारी चीज़ें आएंगी. धर्म के ये पक्षधर जो है वो रहेंगे. तो द सी एंड द स्काईलार्क, इसके अंदर
अभी हम मोटा मोटा बात करेंगे पोएम का, विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल व्हाट इज़ इन दिस पोएम। और एक छोटी सी बात यहाँ पे ये दैट इट इज़ a bit difficult to understand Hopkins poetry. He is a bit difficult writer. ठीक है, इतना easy नहीं रहता है इनकी पोइट्री को समझना। वन बाय वन वर्ड जो है यू नीड टू गेट थ्रू इट, है ना, एक एक वर्ड को आपको देखना पड़ता है, तब जाके यू कैन गेट द क्रक्स आउट ऑफ इट कि हाँ भाई पोएट जो है वो कहना क्या चाह रहा है। तो काफ़ी ये गंभीर बातें करते हैं, तो आप इसको काफ़ी ध्यान से और डिटेल से समझिएगा। द सी एंड द स्काईलार्क इन दिस पोएम, दिस इज़ अ सोनेट। ठीक है, सोनेट है ये। और सोनेट आपको पता है जैसे कि इट इज़ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। लेकिन अब तक जो आपने पढ़ा है वो बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश सोनेट पढ़ते हैं, जो कि शेक्सपियरियन फॉर्म ऑफ सोनेट है। ठीक है, ये वाली जो सोनेट है ये हमारी पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट जो है वो अलग रहती है इंग्लिश सोनेट से। पेट्रार्कन सोनेट के अंदर दो हिस्से रहते हैं, डिवाइड किया जाता है, 14 लाइनों को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव इज़ 8 लाइन्स, पहले का जो हिस्सा रहेगा वो 8 लाइन का, वो एक अलग बात कहेगा, एंड द नेक्स्ट 6 लाइन्स सेस्टेट जिसको बोलेंगे वो एक अलग बात कहता है कवि उस हिस्से के अंदर। ठीक है, एंड दिस टोटल मेक्स ऑफ 14 लाइन्स एंड इट इज़ अ सोनेट। अब यहाँ पे क्या है, इमेजरी क्या प्रस्तुत होती है कि कवि जो है वो टहल रहे हैं समुद्र के किनारे। ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द शोर नियर द नॉर्थ वेल्स टाउन ऑफ रायल। ठीक है, नॉर्थ वेल्स टाउन ऑफ रायल, जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये नॉर्थ वेल्स का टाउन है। ठीक है, रायल एक जगह थी और वहाँ पे वो फेमस थी बिकॉज ऑफ, फेमस टूरिस्ट प्लेस था उस टाइम पे, अभी भी है फेमस टूरिस्ट प्लेस था बिकॉज ऑफ इट्स सैंडी बीच। जो तट होता था, समुद्र तट होता था, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, रेतीला होता था। तो इस कारण से क्या है, ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह थी। ये नॉर्थ वेल्स का टाउन है एंड द बीच यू कैन सी हियर। ठीक है, एक तरफ समुद्र है और एक तरफ ये पूरा बीच है। तो पोइट ये इमेज प्रस्तुत करते हैं कि ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द शोर नियर द नॉर्थ वेल्स टाउन ऑफ रायल, एंड एक तरफ उनके समुद्र है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें इमेज में, एंड एक तरफ क्या है, पूरा बीच का एरिया है। तो दो आवाज़ें जब वो चल रहे हैं, ही इज़ वॉकिंग, ठीक है, वो टहल रहे हैं, तो ही इज़ लिसनिंग टू साउंड्स, टू वेरी एंशंट साउंड्स। उनको दो बहुत ही पुरानी आवाज़ें, एंशंट साउंड्स का प्रयोग उन्होंने इसलिए किया है बिकॉज ये अनंत काल से, जब से सृष्टि बनी है तब से ये आवाज़ें आ ही रही हैं। ठीक है, अब वो कौन सी दो आवाज़ें हैं, एक तरफ तो समुद्र की आवाज़ आती है उनको, ठीक है, समुद्र का जो हिस्सा है वहाँ से लहरों की आवाज़ें, लहरें आ रही हैं और लहरें जा रही हैं, तो इसकी आवाज़ आ रही है। और दूसरी तरफ जो रेतीला हिस्सा है, तट का जो रेतीला हिस्सा है, वहाँ पे क्या है, एक स्काईलार्क बर्ड है। स्काईलार्क बर्ड है जो गाना गा रही है, तो उसके सॉन्ग का साउंड इनको आ रहा है। ठीक है, दो साउंड हो गए, एक तरफ तो क्या है, समुद्र का जो शोर है, लहरों का शोर है, वो कवि को सुनाई देता है, और दूसरी तरफ रेत के ऊपर स्काईलार्क चिड़िया जो है वो अपना गीत गुनगुना रही है, तो उसका जो संगीत है, उसका जो गीत है वो कवि को सुनाई देता है। एंड नाउ वाई स्काईलार्क बर्ड ही क्यों? स्काईलार्क इज़ अ फेमस बर्ड फाउंड इन दैट पार्ट ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लैनेट। वहाँ पे स्काईलार्क इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स सॉन्ग, बहुत ही सुरीला, एक तो ये गाती है, दूसरा ये एक छोटी सी, बस ये बहुत छोटी सी बर्ड होती है, जस्ट अबाउट 7 to 8 इंचज़ की ये छोटी सी चिड़िया होती है। ये बहुत ऊंचा आसमान में उड़ती है, उड़ते उड़ते गाती है। ठीक है, उड़ भी रही है साथ साथ गा भी रही है, और ये जितना ऊंचा मतलब जा सकती है उतना, बहुत एक छोटी सी चिड़िया होने के नाते भी ये बहुत ऊंचा जो है आसमान में जाती है कि ये अदृश्य हो जाएगी एक तरह से, काफ़ी ऊंचा उड़ गई, आपको दिखाई नहीं देगा कि ये कहाँ गई, लेकिन यू विल बी एबल टू हियर इट्स सॉन्ग। ये जो आवाज़ निकालती है, जो गीत गा रही है, वो हम सुन पाते हैं, और उससे हमें इसके न दिखने के बावजूद हमें इसके होने का पता चलता है, एहसास पता चलता है कि हाँ भाई ये बर्ड है।
ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड और इसके ऊपर काफ़ी सारे कवियों ने अपनी कविताएं लिखी हैं, अपनी रचनाएं की हैं। तो इसलिए हॉपकिंस भी यहाँ पे क्या करते हैं, स्काईलार्क का यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड, दिस इज़ द पिक्चोरियल सेटिंग, जो सेटिंग है वो कवि ने ऐसी दी है। और क्या है कि आयरनी इसमें क्या दिखाई जाएगी। अब पोइट जो है ही विल बी डिस्कसिंग बेसिकली कि एक तरफ समुद्र का शोर हो रहा है और एक तरफ स्काईलार्क बर्ड जो है वो अपना गीत गुनगुना रही है, लेकिन हम लोग कितना ज़्यादा एज अ पर्सन, हम लोग कितना ज़्यादा जो है वो नेचर से बहुत दूर हो चुके हैं। जो यूनिकनेस है नेचर की, जो शुद्धता है, जो विशिष्टता है ना, ये चीज़ें हमको कहीं नहीं मिलेगी। बस समुद्र जो है भाई, वो जो आप समुद्र के पास जाएंगे तभी उसकी आवाज़ आ सकती है। ऐसा तो है नहीं आप घर में बैठे रहेंगे और कोई आप रेतीले जगह पे बैठे हैं और तब आपको समुद्र की आवाज़ आ जाएगी, नेचुरल फीलिंग आपको तब आएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब आप उसके पास पहुँचेंगे तभी वो फीलिंग आप ले सकते हैं। तो ये चीज़। सेकेंडली, स्काईलार्क का जो साउंड है वो जब गाएगी है ना, तभी हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं। स्काईलार्क का कंपैरिजन हम किसी और चीज़ से नहीं कर सकते हैं। कोई और बर्ड है, मान लीजिए कुकू बर्ड है, नाइटिंगेल है, वो अपने आप में यूनिक है। कहने का मतलब कवि कहता है कि भगवान के द्वारा जो बनाई गई सृष्टि है वो अपने आप में यूनिक है। उस सृष्टि के अंदर जितने जो जीव जंतु पक्षी है ना, एवरीथिंग, पेड़ पौधे, नदियाँ, समुद्र, सब चीज़ जो है वो अपनी अपनी विशिष्ट पहचान लिए हुए हैं। ठीक है। मनुष्य के तौर पे भी हम देख लें तो हर मनुष्य क्या है, अपना अपना विशिष्ट पहचान लिए हुए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से दैट दीज टू पीपल आर टोटली सेम। ठीक है। बेशक दो लोगों के चेहरे मिल सकते हैं लेकिन उनकी पर्सनालिटीज़ नहीं मिलेंगी। पर्सनालिटी की कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, व्यक्तित्व के कुछ गुण मिल सकते हैं, सारे गुण एग्जैक्ट वो होंगे नहीं मिलेंगे। एंड बायोलॉजिकली ऑल्सो थंब इम्प्रेशन जो होगा सेम होगा, आँख का आइरिस का जो इम्प्रेशन होगा वो सेम होगा, वो डिफरेंट होगा, यूनिक होगा मतलब। ठीक है। थंब इम्प्रेशन हर बंदे का यूनिक होता है, अलग अलग होता है। तो दिस इज़ द थिंग व्हाट पोइट वांट्स टू कन्वे, दैट वी हैव बिकम सो मच कन्फाइंड इन द मॉडर्न सिटी लाइफ। ये पूरा शहर का दृश्य है कि हम अपने अपने सिटी लाइफ में इतना ज़्यादा क्या है खो चुके हैं कि हम ये भूल गए हैं कि नेचर में हमको ध्यान देना है, प्रकृति की तरफ ध्यान देना हम भूल चुके हैं। और बस ये मॉडर्न सिटी लाइफ के अंदर खोते जा रहे हैं, अपने आप को खोते जा रहे हैं और इस सारी सृष्टि की सुंदरता को खोते जा रहे हैं। ठीक है। दिस इज़ द मेन थीम कह लीजिए इसको, या फिर आयरनी भी है। ये एक तरह का क्या है, कवि बहुत बड़ा व्यंग्य भी यहाँ पे करते हैं कि एक तरफ तो कितनी विशिष्टता है और हम मनुष्य होने के नाते हमको विशिष्ट बुद्धि दी गई है, हमको उसका यूज़ करके और इन चीज़ों का आनंद लेना चाहिए। इसमें भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि, इसकी विशिष्टता को पहचानना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बस ये सिटी लाइफ में अपना घर बनाने में, सुख सुविधा के साधन जुटाने में, है ना, नौकरी करने में, इन्हीं में क्या कर रहे हैं, अपनी पहचान खोते जा रहे हैं और भगवान के द्वारा इस बनाई गई सृष्टि का एक तरह से हम अपमान कर रहे हैं। ये चीज़ कवि कहता है। लैंग्वेज जो होगी वो इस पोयम की बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होगी। ठीक है। शॉर्ट कंपाउंड वर्ड्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा, ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपने पहले नहीं सुने हैं। ठीक है। वो कंपाउंड वर्ड्स जो है कवि प्रयोग करता है बहुत ज़्यादा। एंड एलिट्रेशन आएगा, काफ़ी पर्सोनिफिकेशन आएगा, एंजैम्बमेंट होगा। ठीक है। तो द पोएम इज फुल ऑफ दीज थिंग्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी बिगिनिंग विद द पोएम।